साथियों, हम जब हिंदी आलोचना की बात करते हैं तो उस आलोचना की परंपरा में, चाहे संस्कृत की आलोचना या पीछे की पूरी परंपरा की जब हम बात करते हैं तो पुरुष ही पुरुष नजर आते हैं। उसमें स्त्रियों का जिसे में नाम ही नजर नहीं आता है। स्त्रियां कहीं भी बोलती हुई, अपनी बात को रखती हुई, अपने सवालों से टकराती हुई और तमाम चीज़ों पर बात करती हुई हमें नजर नहीं आती है। तो उसका कारण यही है, उसका मंतव्य यही है कि कहीं न कहीं इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में उनके लिए स्थान सिर्फ घर की चार दीवारी के भीतर रहा है। लेकिन हम लोगों का निश्चित रूप से सौभाग्य है कि हम जिस समय में जी रहे हैं, वहाँ चीज़ें बहुत बदल चुकी है और हमें बहुत सारी चीज़ें विरासत में मिली है। हमें निश्चित रूप से उन तमाम लोगों का ऋणी होने की आवश्यकता है जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत संसार दिया है, इतनी खुली दुनिया दी है जहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं, आज़ादी के साथ अपने हिसाब से जी सकते हैं और अपने विचारों को पूरी पूरी शिद्दत के साथ रख सकते हैं। रोहिणी अग्रवाल जी, जिनका जन्म 1959 में मानसा पंजाब में हुआ था, हिंदी की प्रबुद्ध विदुषी प्रबुद्ध महिला है और प्रोफेसर है वो, और लगातार आलोचना लिखती रही है। उनकी कहानियाँ भी आई है। घने बरगद तले आओ माँ हम परी हो जाए, ये कहानी संग्रह है और आलोचना तो उन्होंने भरपूर लिखी है। और सबाल्टर्न डिस्कोर्स को ध्यान में रखते हुए उनका लेखन पढ़ा जाना चाहिए, उन्हें समझा जाना चाहिए, क्योंकि रोहिणी जी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वो जो परंपरागत जो आलोचना का लिखने का स्टाइल था, उससे भी उन्होंने डिफर स्टाइल ईजाद किया। फिर भाषा भी डिफरेंट है, नैरेटिव भी डिफरेंट है, उनका बात करने का अंदाज भी डिफरेंट है। वो जैसे आलोचना भी किसी कहानी की तरह लिखती है और उसमें आप पढ़ते जाएंगे और एक एक ऐसा फैंटेसी की दुनिया में भी जाएंगे तो लगेगा कि आप कहीं न कहीं उसमें डूबते चले जा रहे हैं। उन्होंने प्रेमचंद पर भी लिखा, समकालीन कहानियों पर लिखा, समकालीन कविताओं पर लिखा और ख़ास तौर से बिना किसी कुंठा और बिना इस प्रकार के विद्वेष के भाव से लिखा, सहज भाव से लिखती रही रोहिणी जी। उनकी आलोचना है स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प, हिंदी उपन्यास में कामकाजी महिला, एक नज़र कृष्णा सोमवती पर, इतिहास, इतिवृत्त की संरचना और स्वरूप, 15 वर्ष के प्रतिमानक उपन्यास, समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार, साहित्य की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास, हिंदी उपन्यास का स्त्री पाठ, हिंदी कहानी, वक्त की शिनाख्त और सृजन का राग, साहित्य का स्त्री स्वर, हिंदी उपन्यास, समय से संवाद, संपादन किया है उन्होंने प्रतिनिधि कहानियाँ, मुक्तिबोध की। बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं उन्हें। और वो हमारे जो हिंदी विभाग महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा में प्रोफेसर रही है, अब शायद रिटायर्ड हो चुकी है वो। रोहिणी जी का लेखन कई लिहाज से मेरे ख्याल में महत्वपूर्ण है और उन्हें देखिए, जब आप पढ़ेंगे ना किसी राइटर को तो आप बहुत सारी चीज़ें समझते चले जाएंगे। और हमारे दौर में जितना अधिक वोकल है ना, कि हर कोई अपने आप को बड़ा साबित करने में तुला हुआ है कि भाई मेरी किताब पढ़ो, तुम मेरे ऊपर लिखो, मुझे छापो, मुझे पब्लिश करो, मेरे नाम को आगे बढ़ाओ, मैं ही आलोचना का स्तंभ हूँ, मैं ही कहानी का स्तंभ हूँ, मैं ही उपन्यास का स्तंभ हूँ। इस प्रकार का जो भाव है, उस भाव से परे रोहिणी जी बहुत ही सरल स्वभाव की और लिखने पढ़ने में व्यस्त रहने वाली, और किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं, सहजता के साथ बात करना, घुलना मिलना लोगों के साथ में। तो उस लिहाज से एक लेखक जब अपनी बात को रखता है, अपने विचार को दर्ज करता है, तो उसका वाणी और उसका मतलब कैसे जीवन की बाकी सारी चीज़ों को बदल देता है। तो मुझे लगता है कि जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम समझेंगे, शायद चीज़ें समझ में आएगी। पहले कारण उन्होंने क्या लिखा है, देखिए कबीर का वैचारिक दर्शन भी लिखा है, जाह्नवी जैनेंद्र और प्रेम लिखा है, ठहरे हुए जीवन का गतिशील चित्र लिखा है, बरजी में काहे की नहीं रहूं, भीष्म साहनी का स्त्री वंश पर लिखा उन्होंने। उसके बाद एक समकालीन उपन्यास पर लिखा है। उसके बाद उन्होंने देह के द्वार पर अनाहत स्त्रियाँ पर लिखा है, प्रेमचंद के संग लिखा है और सांप्रदायिकता पर लिखा है, साहित्य की स्त्री दृष्टि पर लिखा है। कहने का मतलब है कि जो जिसको हम सबाल्टर्न डिस्कोर्स बोलते हैं ना, जिससे कहते हैं कि मतलब वो तमाम हाशिए के लोग जिन पर अभी तक का इतिहास, चिंतन और विचार बात नहीं करता रहा है, उनको कैसे विमर्श के केंद्र में लाया जाए, उन्हें कैसे उन तमाम चीज़ों से अवगत कराया जाए जो कि उनका अधिकार है, जिनका श्रम, जिनकी मेहनत तो आप लेते रहे लेकिन जिन्हें बदले में कुछ नहीं दिया। आज राजनीति में जो सबाल्टर्न डिस्कोर्स आ रहा है, जो साहित्य में आ रहा है, जो समाजशास्त्र में आ रहा है, जो पूरा हमारा सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, और अम्बेडकर साहब के विचार, फूले साहब के विचार, जिस प्रकार से समाज में पेरियार साहब के विचार
और वो तमाम चीज़ें जिस तरह से समाज की चेतना को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, वो काबिल तारीफ़ है। और मुझे लगता है कि रोहिणी अग्रवाल जी का जो लेखन है, उनका जो चिंतन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा ना कि हम जितना अधिक गुनेंगे, जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, हमारी सोच में उतना ही परिवर्तन आता चला जाएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस पर लगातार काम किया जाए, सीखा जाए, समझा जाए और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए। ज़िंदगी को स्ट्रेस से बाहर निकाल करके सहजता के साथ जीने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए आदमी को, ज़ाहिर सी बात है। और बहुत जल्दी फटाफट भी सक्सेस होने का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। सीखना, सतत प्रयास और हमारे पास जो कुछ है, हम उसको कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना बेहतर एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस प्रकार की चीज़ें करते हुए और लोगों के साथ कितना शिद्दत से ईमानदारी और निष्ठा के साथ व्यवहार बनाएं, दिखावा न करें, ढोंग न करें, बल्कि जो है वो सहजता के साथ जिए, षड्यंत्र न करें और अच्छा ही करने की कोशिश करें जितना हो सके। क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। अगर ओपरा विंफ्रे इतनी बड़ी स्टार बन सकती है, अगर शाहरुख खान हीरो बन सकता है, अगर अम्बेडकर साहब इस देश का संविधान लिख सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। इसलिए लगे रहिए और मस्त रहिए। यस।